दोस्तों, हर व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है और इस सुंदरता के अंदर हमारे चेहरे का, हमारे फेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, तो वो सुंदरता पे एक दाग माना जाता है, धब्बा माना जाता है। उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग शेव कर लेते हैं, बहुत सारे लोग थ्रेडिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग वैक्सिंग करवा लेते हैं। और आजकल जो सबसे बढ़िया टेक्निक है वो है लेज़र हेयर रिमूवल या लेज़र हेयर रिडक्शन की। ये लेज़र हेयर रिडक्शन क्या है, कैसे काम करती है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्या, और इसके बारे में ढेर सारी तमाम बातें हम आज जानेंगे। और आज स्टूडियो में हमारे साथ जो विशेष मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर शीनम सेठी गोयल। वो एमडी हैं डर्मेटोलॉजी में और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत ही बढ़िया डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और वो सारी जानकारियाँ आज हमें हेयर लेज़र से संबंधित देंगे। तो पहले हम स्वागत करते हैं और फिर आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शीनम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 2 महीने पहले हमने एक एपिसोड डॉक्टर शीनम के साथ किया था हेयर ट्रांसप्लांट पे। बहुत अच्छा आप लोगों ने उसे प्यार दिया था और आज भी हम बहुत सारी बातें उनसे जानेंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न हम पूछते हैं। डॉक्टर शीनम, ब्रीफ में हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि ये लेज़र हेयर रिमूवल या लेज़र हेयर रिडक्शन क्या है और किस तरह से क्या काम करती है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम करती है। जो लेज़र हेयर रिडक्शन है सर, वो एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लेज़र की लाइट के द्वारा हम क्या करते हैं कि मतलब जो लेज़र लाइट है वो एमिट होती है, जो हेयर फॉलिकल का मेलेनिन का कंपोनेंट होता है, मतलब जो पिगमेंट होता है उसके अंदर चली जाती है। वो लाइट कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से वो हीट एनर्जी जो है वो उस हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देती है। जब वो उस हेयर फॉलिकल को डैमेज करती है तो या तो जो हेयर है वो डिले हो जाता है या उसका इनहिबिशन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा लेज़र हेयर रिडक्शन वाला इफेक्ट आता है। तो जो लेज़र लाइट है वो हीट में कन्वर्ट होती है और वो हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देती है। अभी एक स्टैट के मुताबिक लगभग 10 से 15% फीमेल्स को फेशियल हेयर आते हैं, अनवांटेड हेयर आते हैं, इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। और पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर चेहरे पे जो बाल आते हैं उससे सुंदरता पे एक बहुत बड़ा धब्बा नज़र आता है। वो अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं समझा जाता, एक टैबू माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो लेज़र हेयर रिडक्शन से कितने % लोगों को फ़ायदा मिलता है? क्या ऐसा है कि वो एक बार करवाने के बाद लगातार करवाना पड़ता है या वो पूरी तरह से निजात मिल जाती है? सर, लेज़र हेयर रिडक्शन में ऐसा होता है कि एक तो आपको सेशंस लेने होते हैं जी, कि हम मिनिमम 8 to 10 सेशंस पेशेंट को गाइड करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि एक जैसे अगर हम पीसीओएस ले लें, पीसीओएस एक हार्मोनल कंडीशन है। अब जब तक पीसीओएस का ट्रीटमेंट चलेगा तब तक वो हार्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे, जिसकी वजह से हिरसुटिज्म बोलते हैं अनवांटेड हेयर को। तो हिरसुटिज्म जो है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना पीसीओएस है उस पर। जैसे आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है फिर हम या तो साइड बाय साइड आप लेज़र हेयर रिडक्शन करा सकते हैं या उसके बाद करा सकते हैं। तो डिपेंड करता है हार्मोनल फ्लक्चुएशन पे। ओके। एक बार हम मतलब मैं जो पेशेंट को एडवाइस करती हूँ मैं ये करती हूँ कि एक बार आप अपना पीसीओएस का हार्मोनल ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसके बाद हम जितना सीक्वली रहेगा कि कितने बाल रहेंगे हम उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट कर देंगे। लेज़र रिडक्शन में मिनिमम हमें 8 to 10 सेटिंग्स हम पेशेंट को गाइड करते हैं, जो 4 या 6 वीक्स अपार्ट हमें करानी होती है। तो जब हम सेशंस कर लेते हैं तो विद टाइम क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल है वही जैसे मैंने बताया कि या तो इनहिबिट हो जाएगा या उसमें डिले ग्रोथ होगी, डिलेड ग्रोथ। तो जब 8-10 सेटिंग्स हो जाती हैं पेशेंट को फिर उसके बाद ट्वाइस अ ईयर या वंस अ ईयर मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़ते हैं। तो वो रिमूवल जैसा ही काम करता है, लेकिन हम फिर भी लेज़र हेयर रिडक्शन टर्म देते हैं। हम रिमूवल कभी यूज़ नहीं होता नहीं, क्योंकि आपको मेंटेनेंस सेशन कराने पड़ ही सकते हैं। वो लगभग ज़्यादातर लोगों को कराने पड़ते हैं। हाँ जी, लेकिन फिर भी जो रूटीन में लोग शेव करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, उससे बच जाता है पेशेंट। वो तो आपको एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स कराना पड़ता है और वो हाँ। कितना झंझट वाला काम है। वो बिल्कुल पेनफुल भी होता है, वैक्सिंग है ना, बहुत पेनफुल होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हर एक कैंडिडेट सुटेबल होता है इसके लिए या कुछ स्किन टाइप अलग होती हैं मेल के लिए और फीमेल में? आजकल तो मेल्स भी बहुत सारे लोग कराते हैं कॉस्मेटिकल। सर, जो आइडियल पेशेंट है वो तो होता है जिसकी स्किन लाइट होती है और हेयर डार्क होता है, तो वो तो बिल्कुल आइडियल पेशेंट होता है। लेकिन अब मशीन्स ऐसे भी आ गई हैं जो थोड़े से डार्क टोन जो है उनको भी लेज़र हेयर रिडक्शन हम आराम से कर सकते हैं। तो अब मशीन्स ऐसी अवेलेबल हैं। तो आज के टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कहो कि नहीं जी हम आपका नहीं कर सकते। तो लेज़र हेयर रिडक्शन हर पेशेंट के लिए अवेलेबल। उसके लिए बस जो लेज़र की जो मशीन्स हैं वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग होती हैं। हाँ जी। मेल के अंदर भी उतना ही काम करती है जितना फीमेल में काम करती है?
हाँ रिजल्ट सेम है सर, रिजल्ट उतना ही है। क्योंकि हाँ मेल जी, तो हाँ जी। बहुत सारे आते हैं कि वो फुल बॉडी चाहिए, हमें आर्म चाहिए, लेग्स चाहिए, बिल्कुल, बैक चाहिए, स्टमक, सब जगह बिल्कुल करा चाहिए। सकते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट पे। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 8 to 10 सिटिंग्स तो हम सबको गाइड करते जी। हैं, उससे ज्यादा भी अगर लग रही है तो वो इंडिविजुअल वेरिएशन है। लगभग 1.5 महीने के गैप पे 8 से 10 सेटिंग की जाती हैं। और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट या नुकसान लेजर का कुछ देखने में जो आता हो? जैसे किसी ने लेजर का सेशन लिया तो उसके तुरंत बाद जो देखने को मिलता है वो रेडनेस मिल सकती है, थोड़ी सी स्वेलिंग मिल सकती है, थोड़ा सा उस एरिया में, सपोज करो किसी ने इस एरिया को कराया, चिन का कराया, तो उसमें उसको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है पेशेंट को। वो थोड़े फ्यू आवर्स से लेकर 1 डे तक रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ये तो हो गया जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को देखने को मिल सकता है। जो आजकल की जो मशीन्स होती हैं उसमें इनबिल्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी वजह से ये सारी सेंसेशंस जल्दी ठीक हो जाती हैं। जैसे हम लेज़र कर रहे होते हैं तो साथ साथ ही उसमें प्रॉब के अंदर कूलिंग टेक्निक्स होती हैं। लेकिन एक होता है जो साइड इफेक्ट्स उसमें देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टरिंग की छाले पड़ जाते हैं, या हाइपर पिगमेंटेशन, स्कारिंग। ये सब तब होता है कि या तो सही एनर्जी नहीं यूज़ की गई है, या हमें ना एक्चुअली लेज़र हेयर रिडक्शन से पहले एरिया क्लीन करना होता है। अगर सपोज करो वहाँ पे बाल भी पड़ा रह जाएगा, तो अगर उसके ऊपर हमने लेज़र चला दिया तो वहाँ पे हीट हो जाएगी, उस हीट की वजह से वहाँ पे स्कार पड़ सकता है। तो क्लीन एरिया पे करना बेटर रहता है। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो अगर आपने सही जगह से कराया है, सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर गाइडेंस के अंदर कराया है, तो फिर साइड इफेक्ट्स नहीं तो आते। इस तरह की चीज़ें नहीं आती? नहीं आती। तो हाइजीन का, एनवायरनमेंट का, करने वाले टेक्नीशियन का, डॉक्टर की गाइडेंस का, इन सब का एक ओवरऑल सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी। कोई पेन भी एसोसिएटेड है, जैसे वैक्स कराते हुए पेन ज़्यादा होती है, या लेज़र के अंदर किस तरह का? क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पता नहीं लेज़र के नाम से क्या होगा, लेज़र कराने से। सर जो लेजर हेयर रिडक्शन है उसको कराने के बाद जो डिस्कम्फर्ट है वो उसके इक्विवेलेंट माना जाता है कि किसी ने अपने आपके हाथ पे जैसे रबर बैंड को स्नैप किया है, तो बस उतना डिस्कम्फर्ट रहता है, तो वो टॉलरेबल होता है, तो वैसे कोई बहुत पेनफुल नहीं होता। वैक्सिंग से कम ही पेन होता है, लेकिन ये है कि वैक्सिंग तो आपको कराते रहना पड़ेगा। लेजर हेयर रिडक्शन की सेटिंग्स के बाद आपको जैसे जैसे आप सेटिंग कराते जाओगे डिस्कम्फर्ट भी कम होता जाएगा। ओके, डिस्कम्फर्ट भी नहीं रहेगा, बाल भी धीरे धीरे थिन होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है, और डिस्कम्फर्ट भी कम होता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको जैसे जैसे आप सेशन में आगे बढ़ते हैं उस तरह से डिस्कम्फर्ट भी कम होता है और आपके बाल धीरे धीरे करके पतले भी होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर शीनम, कोई तैयारी भी पेशेंट के लेवल पे अगर कोई कराना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, लेज़र हेयर रिडक्शन कराना चाहता है, तो उससे पहले कोई तैयारी करनी पड़ती है उसको? सो दो चीज़ें हैं। एक सबसे पहले तो सन प्रोटेक्शन, सन क्योंकि देखो अगर सन में निकलेगा पेशेंट तो टैनिंग होगी, टैनिंग की वजह से पिगमेंटेशन आएगी, और जब टैनिंग इज बेसिकली मिलेनिन का प्रोडक्शन, तो हमें मिलेनिन को ही टारगेट करना है लेजर से, जो हेयर का मिलेनिन है। तो हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि एक तो सन प्रोटेक्शन उसने अच्छे से लेना है ताकि उसके सराउंडिंग एरिया में मिलेनिन ज़्यादा ना इकट्ठा हो जाए। दूसरा जो है कि पेशेंट को हम ये कहते हैं कि सपोज करो अगर किसी ने कोई पेशेंट हमसे सेशंस ले रहा है, तो इन बिटवीन अगर उसको कुछ अपने बाल उसके ग्रो कर जाते हैं, जैसे करेंगे जो ग्रो करेंगे चाहे पतले करेंगे, तो वो उसको प्लक ना करे, वैक्स ना करे या थ्रेड ना करे, उसको सिर्फ शेव करे। क्योंकि हमने जिस हेयर फॉलिकल को टारगेट किया, हम चाहते हैं कि वो हेयर फॉलिकल अंदर ही रहे ताकि हम नेक्स्ट सेटिंग में उसको दोबारा टारगेट कर सकें। तो पेशेंट को एक तो सन प्रोटेक्शन करना है, दूसरा पेशेंट को सिर्फ शेविंग करनी है, थ्रेडिंग या प्लकिंग नहीं करना। शेविंग के अलावा कोई भी प्रोसीजर यूज ना करें वो बाल को निकालने के लिए, अगर बाल बीच में आते हैं तो। हाँ जी सर। तो दोस्तों ये अच्छी बात डॉक्टर शीनम ने बताया कि आपको इन बिटवीन जो अगर बाल आ जाते हैं थेरेपीज के दौरान, तो आपको सिर्फ शेविंग करनी है, वैक्सिंग नहीं करनी, प्लकिंग नहीं करनी, या कोई और प्रोसीजर यूज़ नहीं करना। इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि पेशेंट ने 8 से 10 सिटिंग ले ली, तो उसके बाद वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि और ये क्या 100% लोगों में काम करती है? सर 8 से 10 सिटिंग के बाद वही है कि डिपेंड करता है, एक तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएट करता है कि 8 to 10 सिटिंग्स के बाद कितना रिजल्ट आ रहा है जी। जो हमने देखा वो यही देखा कि इतने में काफ़ी हद तक रिडक्शन इतना हो जाता है कि बस पेशेंट को हमें मेंटेनेंस सेशंस पे रखना पड़ता है बस। हाँ जी, और रिजल्ट अच्छा है ही। रिजल्ट अच्छा जी। बाकी सब हार्मोनल इन्फ्लुएंस पे भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को अंडरलाइंग डिसीज है तो पहले वो ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। भारत के अंदर इसकी कॉस्ट क्या है, पर सिटिंग या पैकेज बनता है, किस तरह से रहता है? सर वो तो आपके पास आने के लिए पेशेंट को कितना जेब पे बोझ डालना पड़ेगा? मशीन पे डिपेंड करता है सबसे पहले तो कि मशीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर। बाकी अगर हम टोटल भी कैलकुलेट करें तो वैक्सिंग से तो अच्छा ही है, सस्ता है। क्योंकि वो पूरी उम्र का है। हाँ जी, और ये एक बार में एक साल में मोटा मोटा पैकेज आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो आपको पैकेज भी बना के दे देंगे, तो वो 8 to 10 सेटिंग्स का तो आप आराम से पे कर सकते हैं। फिर वो डिपेंड करता है एरिया पे भी कि आप कितने एरिया का करा रहे हो। सपोज कर आपको सिर्फ साइड लॉक्स करानी है, चिन कराना है, फुल बॉडी लेजर कराना है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने साइड कौन सी चूज। एक मिडिल क्लास
व्यक्ति आपके पास आराम से आके बहुत आराम से प्रोसीजर ले करा सकता सकते है, हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल नहीं करा है। सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या कुछ लोगों में लेजर कराने के बाद बाल ज़्यादा भी आ जाते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, कुछ ऐसा देखा आपने पेशेंट सर ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस। जी अगर हमने उतनी एनर्जी नहीं यूज़ की जितनी चाहिए मेलेनिन को टारगेट करने के लिए, यानी कम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हम, तो एक फिनोमेना है उसमें क्या होगा कि सराउंडिंग जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो बाल ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हाइपरट्राइकोसिस होना जी शुरू हो जी, जाता है। ऐसा पेशेंट भी मैंने देखा है, उसको हमने ट्रीट भी किया है फिर, ओके। क्योंकि उसका ट्रीटमेंट भी फिर लेज़र ही है। तो उसमें इंटेंसिटी जो है वो लेजर की वो कम दी गई है, हाँ जी, उसमें जो जो पावर दी जाती है पावर दी जाती वो है। कम दी गई है, तो हमें इसमें एनर्जी ज़्यादा देनी है। ओके। हाँ जी। तो वो अगर बाल ज़्यादा आ जाए किसी को ऐसी कंडीशन में तो दोबारा से उसको ट्रीट किया जा सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो ठीक किया जा सकता है। तो हम बात करना चाहेंगे कंपैरिजन की, वैक्सिंग में, प्लकिंग में, शेविंग में और लेज़र हेयर रिडक्शन में, इनमें मोटा मोटा क्या डिफरेंस आप देखते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं इनको? जो लेज़र हेयर रिडक्शन है वही कि उसमें क्या होगा, जैसे आप सेशंस करवाते जाएंगे बाल पतला होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ मेंटेनेंस सेशंस लेने हैं। वैक्सिंग में क्या है कि आप निकालेंगे, पेन भी होगा और आपको वो 2 हफ्ते में तो एक बार कराना ही पड़ेगा, तो वो तो आपके रिपीटेड सेशंस हो गए और उसमें कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है कि बाल कम हो जाएंगे। और जो लेज़र है उसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है, क्योंकि लेज़र टारगेट कर रहा है मेलेनिन को, हेयर के मेलेनिन को, तो जितने भी लाइट कलर के बाल होते हैं जैसे कि ग्रे बाल हो गए या वाइट या रेड कलर के जो बाल हो गए वो टारगेट नहीं होंगे, तो ये लेज़र का ड्रॉबैक है। तो उसके लिए दूसरी थेरेपीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो उससे आपको एक एक Single बाल single को बाल निकालना निकालना पड़ता है, तो वो कराना पड़ता है अगर किसी का वाइट हेयर है और उसको वो निकलवाना है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए लेज़र रिडक्शन इज़ वेरी गुड। वैक्सिंग के लिए तो वही है कि आपको बार बार जाना पड़ेगा कराने के लिए। दोस्तों, तो जैसे आपने देखा कि लेज़र हेयर रिडक्शन एक बार आप करा लें, 8-10 सिटिंग ले लें और फिर पूरी उम्र के लिए झंझट से आप बच जाएंगे। लेकिन बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लकिंग है, वैक्सिंग है, शेविंग है, वो आपको बार बार करनी पड़ेंगी, डिस्कम्फर्ट भी होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा वैक्सिंग पे। तो चॉइस तो आपने करनी है कि कैसे किसके साथ जाना है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या हेयर रिडक्शन कराई जा सकती है? सर वैसे इसमें ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस है वो टारगेट हो जाएगा, तो इसलिए हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि एक बार चाइल्ड बर्थ हो जाएगा उसके बाद आप अपना सेशंस ले सकते हैं। पेशेंट को कैसे पता लगे कि उसने अगर कराना है लेज़र, तो वो कहाँ जाए, कैसे चूज़ करे वो क्लिनिक को, क्या कंसिडर करे, क्या चीज़ देखनी चाहिए उसको? सर एक तो पहले उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब एक तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ के रिव्यूज़ देखने चाहिए, और अगर आप किसी पेशेंट्स के टच में जा, मतलब अगर आपको कोई रेफ़र कर रहा है तो फिर वो तो बता ही सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। और मशीन के बारे में पता होना चाहिए कि वो FDA अप्रूव्ड है कि नहीं है, क्योंकि FDA अप्रूव्ड मशीन्स जो होती है उनका ही रिजल्ट सबसे तो ये ध्यान रखने की बात है कि FDA अप्रूव्ड मशीन हो, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हो जो प्रॉपर प्रोसीजर को बढ़िया से सही एनवायरनमेंट में कर रहा हो। तो दोस्तों, करने को तो आजकल सैलून्स के ऊपर भी हेयर के सारे प्रोसीजर इंक्लूडिंग रिडक्शन होते हैं, तो आप उनसे बचें। अगर आपको चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के चाहिए, तो आप अच्छी जगह से, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएं जहाँ पे आपको उम्मीद है कि कम समय में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेज़र हेयर रिडक्शन पे क्या स्किन टाइप का भी कोई फ़र्क होता है? किस स्किन टाइप के लिए कौन सी लेज़र है, या क्या ध्यान रखना चाहिए अपनी अपनी स्किन टाइप के बारे में? सर जो सबसे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो सबसे सही आइडियल स्किन होती है वो यही, मतलब आइडियल जो पेशेंट है वो यही है जिसका लाइट कलर की स्किन है और डार्क कलर का हेयर, कोर्स और डार्क हेयर है। पर वही है कि आज की टेक्नोलॉजी में सारे स्किन टोन्स जो हैं वो टारगेट हो जाते हैं। डार्क स्किन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें स्किन में भी मेलेनिन है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजीज में और सही एनर्जी यूज करके हम आराम से लेजर डार्क स्किन वाले पेशेंट भी कर सकते हैं। चिंता ना करें, उनके लिए भी प्रोसीजर अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। वो एनर्जी डिपेंड करती है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छे से मतलब उसको स्टडी करके फिर कर सकते हैं टारगेट। हाँ, उसमें इम्पोर्टेंट यही है कि वो बार बार एक ही बात आ रही है कि आपने अच्छी जगह से कराना है। अगर आप इधर उधर से कराएंगे तो उनको पहली बात तो मशीन FDA अप्रूव नहीं होती, दूसरी बात अगर डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, वो सही जगह आप नहीं करा रहे हैं इसको, तो वो इंटेंसिटी या जो एनर्जी यूज़ होनी चाहिए लेज़र की उतनी नहीं हो पाती, तो उससे हाइपरट्राइकोसिस जैसे डॉक्टर शीनम ने पहले बताया वो भी हो सकती है। आपके बाल कम होने की बजाय ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो यानी फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। क्या लेज़र हेयर रिमूवल से इनग्रोन हेयर पे भी फ़र्क पड़ता है, वो भी कम होते हैं?
बिल्कुल सर, एक कंडीशन होती है केरेटोसिस पाइलारिस, वो भी बहुत कॉमन कंडीशन है। उसमें इनग्रोन हेयर होता है, या अगर किसी ने शेविंग की है उसकी वजह से भी इनग्रोन हेयर हो जाते हैं, जिसको सूडो, और वो सूडो फॉलिकुलाइटिस में भी टर्न हो सकता है। तो हम उसमें भी टारगेट कर सकते हैं, मतलब लेजर हेयर रिडक्शन जो है उसमें काम करता है। जो लेजर है वो उस हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से इनग्रोन हेयर ग्रो ही नहीं होगा, तो फिर आपके इनग्रोन हेयर ट्रीट हो सकते हैं हाँ, उससे। जिन लोगों को इनग्रोन हेयर की समस्या है, स्यूडो फॉलिकुलाइटिस की समस्या है, बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद उससे भी वो बच सकते हैं। क्या जिन लोगों ने टैटू करवा रखा है, टैटू के बाद अगर कोई कराना चाहे लेज़र, तो वो टैटू जो बना हुआ है उस पर भी कुछ असर आता है लेज़र का? सर जैसे लेजर है वो सिर्फ हेयर को टारगेट नहीं कर रहा, वो मिलेनिन को टारगेट कर रहा है। अब जो टैटू है वो बनता ही इंक से, अब उस इंक में भी कलर, मतलब वो मिलेनिन है, तो अब टारगेट टैटू भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका टैटू खराब हो जाएगा, स्कारिंग हो जाएगी, स्किन बर्न हो जाएगी। तो जो एरिया में टैटू हो रखा है उसमें आप लेजर हेयर रिडक्शन नहीं करा सकते, तो उसको हमें कवर करके करना पड़ता है लेजर। अच्छा, कवर करके करना पड़ता है, मतलब वो एरिया नहीं होगा लेकिन बाकी जगह हो जाएगा, सिर्फ वो यस सर, जैसे किसी को फोर आर्म कराना है, उसने टैटू करवा रखा है वहाँ पे, तो उस एरिया में हम कवर कर देंगे उसको, बाकी एरिया में वो लेजर रिडक्शन किया जा सकता है। पूरी बॉडी पार्ट्स पे हम लेजर को यूज कर सकते हैं, कहीं के भी बाल निकालने, किसी भी एरिया से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है ना, 10-15% लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनको कोई भी चीज़ जल्दी से सूट नहीं करती है ना, स्किन रिएक्ट अलग ढंग से करती है, तो उनके लिए भी क्या लेज़र ठीक है या कुछ अलग से ध्यान रखने की जरूरत होती है? सर उसमें वही, सबसे पहले तो सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, उनको भी सन प्रोटेक्शन करना चाहिए। दूसरा, आप एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके आप एक पैच टेस्ट ले सकते हैं, एक एरिया का करवा के देख लीजिए, थोड़े 3-4 दिन वेट करके देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप अपना सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर सपोज करो कि कोई आपको जलन या इरिटेशन, रेडनेस, कुछ ब्लिस्टरिंग वगैरह कुछ हो भी जाता है कराने के बाद, वो भी मैनेजेबल होता है अगर आप जल्दी से जल्दी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखा सके कि जी मुझे आपसे ये करा के, ये सेशन करा के ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अर्ली स्टेप लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लेज़र आप कराना चाहते हैं और आपको इस तरह की सेंसिटिव स्किन की दिक्कत है, तो अपने डॉक्टर से आप पहले मिल लीजिए, ताकि वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस आपको बताएगा जिसको आप ध्यान रख के उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद कुछ समय के बाद फिर आप लेज़र के लिए जा सकते हैं। स्किन के और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिनके लिए डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, केमिकल पील्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है, तो क्या साथ साथ में दोनों चल सकते हैं? नहीं, दोनों साथ में नहीं चल सकते, हमें थोड़ा गैप देना पड़ता है। 2 to 3 वीक्स का गैप दे के हम मतलब एक कस्टमाइज पैकेज बना सकते हैं पेशेंट का, कि हमने पहले आपको हम लेज़र रिडक्शन करेंगे, फिर आप थोड़े 2-3 वीक्स वेट करके फिर आएंगे तो हम पीलिंग कर सकते हैं। साथ साथ नहीं किया जा सकता दोनों। तो बीच बीच में दोनों को, एक हफ्ता ये करा फिर अगले हफ्ते वो करा, एक हफ्ता वो करा, फिर इस तरह से गैप कर करके हम कर सकते हैं। क्या लेज़र के सेशन के दौरान अगर किसी के बाल आ जाए तो बीच में शेव कर सकता है या कुछ और प्रोसीजर कर सकता है, ताकि मान लो किसी को पार्टी में जाना है, कुछ करना है और उसे जरूरत है बाल कम करने की, तो क्या करें? जैसे मैंने बताया कि हमें 8 to 10 सेशंस करने हैं, तो उसके बीच में तो बाल आएंगे ही आएंगे। तो अगर पेशेंट ने सपोज करो आज लेज़र कराया और उसके 3 या 4 दिन में ग्रोथ आ जाती है, तो पेशेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं रिमूव बाल, लेकिन सिर्फ शेविंग से। जैसे मैंने बताया कि थ्रेडिंग, प्लकिंग, वैक्सिंग ये सब अलाउड नहीं है अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन के सेशंस ले रहे हैं। तो आप शेविंग कर सकते हैं बहुत आराम से, चाहे आपको 1 महीने का जो सेशन, मतलब 1 महीने बाद जैसे सेशन होगा उसके बीच में अगर आपको 10 बार भी शेविंग करनी पड़ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैक्सिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, प्लक नहीं करना है उस बाल को बाहर। हाँ, तो दोस्तों ये बात बार बार आ रही है कि आपको 2 सिटिंग के बीच में अगर आपके बाल आते हैं तो आप सिर्फ शेव कर सकते हैं, ना प्लग करना है और ना ही किसी और प्रोसीजर से, वैक्सिंग आदि से आपको अपने बालों को निकालना है। तो दोस्तों हमने हेयर रिडक्शन के बारे में बहुत कुछ जाना डॉक्टर शीनम से, कि ये क्या है, क्यों होती है, इसके कैसे इसको करते हैं, कौन कौन से पेशेंट, कौन कौन से लोग इसे करा सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, और प्रोसीजर हम इसके साथ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सबसे बढ़िया क्या तरीका है, क्या क्या कंसर्न पेशेंट के मन में होते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके मन में हो सकती हैं और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने कोशिश की है वो सारे के सारे डॉक्टर शीनम से पूछने की। अब अंत में हम डॉक्टर शीनम से ये जानना चाहेंगे कि कोई आप मैसेज देना चाहते हो, कोई संदेश देना चाहते हो ऐसे पेशेंट के लिए जो अपना लेज़र हेयर ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं और आप तक आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? सर मैं मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो लेज़र हेयर रिडक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अगर आप सही जगह से कराएंगे, आप बिल्कुल मतलब, और वो ऐसा ऑप्शन है जो सबसे
अच्छा, मतलब किफायती वाला जिसको बोलते हैं कि एक तो सस्ता, आपको सुंदर और टिकाऊ। हाँ, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, कि आप मल्टीपल सेशंस कराएंगे, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, और आपको फिर सिर्फ मेंटेनेंस सेशंस कराने हैं, आपको ये झंझट नहीं रहेगा कि अरे मुझे कहीं जाना है तो मुझे पहले वैक्सीन कराने जाना है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, आप बिल्कुल करा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाना चाहते हैं, अपने चेहरे को और ज़्यादा आकर्षक, मनोहर बनाना चाहते हैं, तो लेज़र हेयर रिमूवल या लेज़र हेयर रिडक्शन आपके लिए अवेलेबल है, और ये हर व्यक्ति करा सकता है। भारत के अंदर हर कलर का व्यक्ति, चाहे किसी का डार्क कलर है, किसी की स्किन टोन जिस भी टाइप की है, वो करा सकता है। कोई साइड इफेक्ट इसके अंदर ऐसा नहीं है। हल्की फुल्की रेडनेस या इचिंग आती है, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, डॉक्टर शीनम ने बताया। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी करा सकते हैं, तो सभी व्यक्ति करा सकते हैं, और आपके पॉकेट के अंदर है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी करा सकते हैं। तो यदि आप अपने आप को सुंदर खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप परेशान हैं अपने बालों पे अनवांटेड हेयर, या बाकी बॉडी पे भी आप चाहते हैं कि बाल ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सेवाएं ले सकते हैं। शर्त यही है कि अच्छी जगह से कराएं, पूरा जांच परख के कराएं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब पे और गूगल पे आप रिव्यूज़ पढ़ें और इसके बारे में पूरी तहकीकात करें कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तभी आप कराएं। तो डॉक्टर शीनम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत सारी बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दी। फिर हम किसी और एपिसोड में डॉक्टर शीनम की सेवाएं लेंगे, उनको बुलाएंगे आपके लिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।